So good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good. This is with respect to the RTP discussion and LDR about ISCA. सीए फाइनलिस्ट का बेसिकली ये सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट और उसके बाद शायद एक लास्ट अटेम्प्ट बचे, तो बचे हुए कुछ जो अटेम्प्ट बचे उसके लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मेनली आरटीपी डिस्कशन. एलडीआर का मैं ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा और एलडीआर के मैं कुछ मार्किंग्स किए हुए हैं वो मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा. ओके, तो इसके जो अपन यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो इसी के लिंक में आपको एक कॉपी का लिंक मिल जाएगा जहां पर ये कॉपी है. Okay, so right now, first of all, we'll discuss about RTP, and RTP में mainly मेरा emphasize किधर है. I'm not worried about theoretical question because theoretical and conceptual question we have already done in class. I'm doing that, no issue. But my main concern or my main emphasis will be on integrated case study concept. Integrated case study concept के ऊपर अपना ज्यादा discussion रहेगा, and I'll be mainly focusing on that. That in this case, how do we go ahead with इंटीग्रेटेड केस स्टडी. सी एमसीक्यू वाज नॉट ए बिग चैलेंज. एमसीक्यू में ठीक है अपने को मालूम था भाई ये कॉन्सेप्चुअली रहेगा, बट इंटीग्रेटेड केस स्टडी डज हैव ए सम इंपैक्ट ऑन एमसीक्यूज एंड दैट इज व्हाट राइट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग. So I am having on my screen RTP for November 2020 which is already there on your ICI.org. आप बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वो RTP आप यहाँ पर है. ये RTP मैं कहीं पर भी अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो ये आप डायरेक्टली ICI से आप डाउनलोड कर लीजिए. सो लेट्स डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर. ओके, अगर देखे तो पेपर 6 इसका क्वेश्चन 1 to 6 अब MCQ में हूं मैं मालिक, MCQ में. ओके, फर्स्ट पेज से ये आरटीपी ऑफ इसका फर्स्ट पेज से. ओके, क्वेश्चन 1 to 6 आर बेस्ड ऑन केस स्टडी सिनेरियो. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस नंबर 7 and 8 आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन. यानी लोग बोल रहे हैं 8 एमसीक्यू दिए जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के ऊपर निर्भर है और 2 क्वेश्चन आपके अलग से है. सर एग्जामिनेशन में भी ऐसा आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा और ये चीजें बहुत अच्छे से रीड करनी होगी बिकॉज उसके हिसाब से आपको ये लिंकेज समझेगा मालिक. Please do make sure while reading the question in examination which case studies or which MCQs are linked with case studies. That is very important. So let's discuss the case study. Okay, please एक चीज आप दिमाग में रख लेना. ओके, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं केस स्टडी पढ़ने के लिए बिकॉज मुझे समझाना है. एग्जामिनेशन में आपके एंड से इतनी पंचायती टाइम नहीं होना चाहिए. आपका केस स्टडी फटाफट रीड करके होना चाहिए मालिक. दिस इज ओनली बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन, आई नीड टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, आई नीड टू मेक यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. देयरफॉर आई एम इनटू दैट स्पीड मालिक. प्लीज डू अंडरस्टैंड मालिक. एवरीबडी क्लियर? Perfect. VK Textile Cotton Fabrics Private Limited is an export unit established in year 2016. ठीक है मालिक. Company manufactures cotton fabrics in India and exports it to some foreign countries also. In 2019, December 2019, the company acquired a manufacturing unit situated in Dubai. माँ कसम, यानी अब Indian company is enhancing with Dubai, going ahead with Dubai. Presently, company is going a process of listing in BSE and NSE. माँ कसम, ये भी तोड़ कॉन्सेप्ट चल रहा है for listing its securities. Mr. Samir Jain joined the company as a chief executive officer with effect from 1st January 2020. ओके, यानी ये आया और कोविड की शुरुआत हुई. ओके, जोक था मालिक, लेकिन डेफिनेटली 2020 अपन जैसे ही बोले तो साला पिक्चर में कोविड, दिमाग में कोविड का सिनारियो आता है. After taking his duty charge, he held various meetings with the company's management and stakeholders and presented a unified proposal of future of the company in meeting which is given as follows. ठीक है, यानी कोई नया सीईओ आया है, सीईओ का नाम देख लेते एक बार. ओके, देयर इज ए मिस्टर समीर जैन हु इज अ सीईओ हु इज रिसेंटली जॉइन और वो कुछ कंपनी में चेंजेस करना चाहता है और एक प्रपोजल्स लेके आया है और वो प्रपोजल्स वो सबको शेयर करना चाहता है जिसके बेसिस पे एमसीक्यू आने की संभावना है. सबसे पहले expansion of company in business in other foreign countries including European, Gulf and Asia Pacific. ओके, करना ही चाहिए डेफिनेटली भाई. अपन अगर ग्रो करेंगे तो बाहर ग्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा. प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अंडर रीजनेबल प्राइस, वैल्यू फॉर मनी. परफेक्ट, सही है. स्प्रेडिंग आउट ई कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑनलाइन प्रेजेंस. अब अपन इसका की तरफ बढ़े, यानी हाँ भाई इनको सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, क्योंकि ई कॉमर्स और इंटरनेट के बेस पे काम करना चाहते हैं. प्रोपोजिंग सेल्स बजट टर्नओवर सेटिंग फॉर द इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 2,500 करोड़. मां कसम, साला इधर अपना साला करोड़ तो भूल जाओ यार, लाखों तक पहुंचने के लिए वो आंधे हो गए और ये भाई साहब का टारगेट देखो भाई बहुत जबरदस्त है. ओके, फ्रॉम ए प्रेजेंटेड टर्नओवर ऑफ 800 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बूस्ट सेल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. भाई बंदा तोड़ है भाई, बहुत बंदा फोकस है, डायनामिक है, जबरदस्त मालिक.
recognition of ISO certification, मां कसम ISO 27001 कोबेट और समथिंग लाइक दैट. stringent implementation of IS security policy, यानी ये बहुत सिक्योरिटी की तरफ भी बहुत फोकस कर रहा है. Adoption of new and emerging IT technologies include cloud computing, mobile computing, green computing, etc. for the company. भाई बंदा नेचर की तरफ भी ओके मोटिवेटेड है. बॉस ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग. एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस गवर्नेंस एंड कोविड-5. ओके ठीक है, ये भी समझ में आ गया. बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करनी है. अंडरटेकिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर लेना है इन सपोर्ट ऑफ न्यू एंड डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच टू इट्स कस्टमर. शिफ्टिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज फॉर्म. डिजिटल फॉर्म में इनको स्टोर करना है. Reciprocal agreement for disaster recovery with another company called GK Global Textile and Cotton Fabrics Limited, already a listed entity in BSE. यानी अगर आपको याद होगा ओके अपन ने एक चैप्टर बीसीपी का चैप्टर है उसके अंदर अपन ने बात की थी कि बस बैकअप साइट के लिए हमारे पास हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एंड थर्ड पार्टी साइट, ये 5 साइट अपन ने डिस्कस की. उसमें से ये लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हुआ है. शायद आपको याद है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में तेरे इधर कुछ हुआ तो मेरे इधर आना, मेरे इधर कुछ हुआ तो तेरे इधर आऊंगा. ये कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का. ये कॉन्सेप्ट वो एंटर कर रहे हैं. ठीक है मालिक, दैट्स इट. ओके नाउ अभी अपना एमसीक्यू चालू हो गया. तो लेट डिस्कस एमसीक्यू, बट बिफोर दैट क्वेश्चन 1 to 6 ही केस स्टडी बेस्ड है. तो 1 से 6 एमसीक्यू अपन केस स्टडी से लिंक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन को कैसे लाना है, इसका भी डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं मालिक. ओके लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन मालिक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन अबव केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है मालिक. VK Textile Cotton Fabric Private Limited has decided to enter into a reciprocal agreement. ठीक है, ये मालूम था हमें. As one of the strategies of disaster recovery planning, which of the following risk treatment approach does it indicate? यानी ये कौन सा risk treatment approach है? Risk transfer है, risk avoidance है, risk mitigation है, risk acceptance है. प्लीज अंडरस्टैंड, इसके लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर 1 के लॉजिक में जाना पड़ेगा जहां पर अपन ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा था. ओके अगर आपको याद होगा, रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग द रिस्क, और एक था रिस्क एक्सेप्टेंस. इनमें से ये बोल रहे हैं ये कौन से पॉइंट में है मालिक? एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान देना होगा. तो आप समझो शुरू. ओके ये क्या एग्रीमेंट है? तेरे इधर कुछ हुआ तो मेरे इधर आना, मेरे इधर कुछ हुआ तो तेरे इधर आऊंगा. इन शॉर्ट ओके मेरे इधर कुछ हुआ तो मैं तेरे इधर आऊंगा. ये कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किया. नाउ इज दिस रिस्क ट्रांसफर? नो, रिस्क तो मेरा ही है, कितना भी रहा ये ट्रांसफर नहीं होता. ट्रांसफर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इंश्योरेंस, यानी कहीं ना कहीं रिस्क ट्रांसफर कर दिया, अभी तेरी जिम्मेदारी. सर ये कॉन्सेप्ट कहां पर आ सकता था? इट वुड बी हैपन इन थर्ड पार्टी साइट ऑल्सो. अगर मैं थर्ड पार्टी साइट लेता तो वो साइट किसी और की थी तो मैं बहुत सारी रिस्क ट्रांसफर कर चुका होता. या हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट अगर मैं थर्ड पार्टी साइट के साथ इंटीग्रेट करता तो शायद ये रिस्क ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट होता. तो 100% रिस्क ट्रांसफर नहीं है. रिस्क अवॉइडेंस, क्या ये रिस्क अवॉइडेंस है? सर रिस्क अवॉइडेंस मतलब क्या करना? ओके ये मैंने आपको बहुत बार कॉन्सेप्ट बोला. रिस्क अवॉइडेंस मतलब इस तरह के काम ही नहीं करना जिससे ये रिस्क को अराइज हो रहा है. मेरे को बताओ ये रिस्क अराइज करने का काम क्या था? रिस्क अराइज करने का काम था फिजिकल डॉक्यूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं. भाई कहा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं, मत जाइए. डू यू थिंक ये नहीं जाने का, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाने का, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे क्या? नहीं, यानी रिस्क अवॉइडेंस भी गया. Is this risk mitigation? It is kind of a control. Risk mitigation, ये kind of control है मालिक. So risk mitigation is something implementing controls, जिसकी वजह से क्या होगा? रिस्क रिड्यूस हो जाएगा. रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा मालिक, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा. ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए. एग्जांपल ओके पॉइंट टू अंडरस्टैंड, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कैन बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मिटिगेशन, जहां पर हम रिस्क को कम कर रहे हैं. देखिए रिस्क जीरो हो गया ऐसा नहीं है. ओके थर्ड पार्टी साइट है, तेरे इधर कुछ हुआ तो मेरे इधर आना, मेरे इधर कुछ हुआ तो तेरे इधर. लेकिन अगर दोनों जगह कुछ हुआ तो दोनों जगह कुछ हुआ तो तेरे इधर कुछ नहीं, मेरे इधर कुछ नहीं, ये भी तो है. इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क बचेगा ही मालिक. तो वो कॉन्सेप्ट से अपन रिस्क मिटिगेशन कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो याद रखना ये रिस्क मिटिगेशन मतलब इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल, यानी कहीं ना कहीं हम रेसिप्रोकल में रिस्क मिटिगेशन को यूज कर रहे हैं. अगला एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं, डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करने का, लेकिन हाँ भाई रिस्क मिटिगेशन बैठ रहा है कि हाँ भाई एग्रीमेंट किया तो यार क्या होगा, मेरा रिस्क कम हो जाएगा. जीरो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा. कम तो हो रहा है ना मालिक, कम हो जाएगा. एंड लास्ट पॉइंट है रिस्क एक्सेप्टेंस. नाउ व्हाट इज दिस रिस्क एक्सेप्टेंस? रिस्क एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? रिस्क एक्सेप्टेंस मतलब रिस्क जो बची हुई है उसको एक्सेप्ट करना. क्या वो कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है? आंसर इज नो. हाँ रिस्क एक्सेप्टेंस क्या होता था? इस तरह से क्वेश्चन आता, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करने के बाद भी अगर उसके बाद कोई रिस्क बची है तो भाई वीके टेक्सटाइल डिसाइड कर रहे कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे, वो रिस्क को अडेप्ट करेंगे. ओके इज दिस पार्ट ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस? तब जाके आपका आंसर रिस्क एक्सेप्टेंस होता. तो इस केस में रिस्क एक्सेप्टेंस भी नहीं है. तो इसमें व्हाट इज द बेस्ट आंसर हियर? रिस्क मिटिगेशन. दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज द पॉइंट. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू जस्ट फोकस ऑन द एमसीक्यू. whenever you solve the MCQ,
अंडरस्टैंड, ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव आंसर, ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव आंसर। नेगेटिव आंसर मतलब जो आंसर नहीं है, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो, फिर सिलेक्ट करने की कोशिश करो। डायरेक्टली जो एलिमिनेट होता है ना उसको खत्म करो, उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करो। एंड दिस इज हाउ यू कैन डू द एमसीक्यू मच बेटर कॉन्सेप्चुअली, मेक इट श्योर। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इट सेज, वीके टेक्सटाइल कॉटन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। ठीक है भाई, कितनी बार बताएगा, 50 बार तो सुन लिया अभी। ओके, एज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट रिस्क created by reciprocal agreement for disaster recovery made between two company, GK Global Textile and Cotton Fabrics Limited? Please understand, आराम से। हाँ, क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है, यानी पॉइंट टू बी नोटेड मालिक, आगे के चारों ऑप्शन जो है, आगे के चारों ऑप्शन जो है, वो चारों ऑप्शन रिस्क है। All four options are risk, but out of which is the greatest risk? It is a subjective question. Very important, subjective. You need to analyze, you need to think practically. All four are suitable point for this question. All 4 points are correct for this question. Make it sure. तो अभी चारों पॉइंट पढ़ लेते, फिर देखते ग्रेटेस्ट रिस्क को कैसे एनालाइज करें मालिक। ओके, द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच कंपनी में भी डिफरेंट। ओके, देखिए अभी थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच कंपनी में बी डिफरेंट। देखिए एक चीज मैंने क्लास में एकदम क्लियर समझाई है, अगर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर रहे हो तो मेरे इधर कुछ हुआ तो तेरे इधर आऊंगा, तेरे इधर कुछ हुआ तो मेरे इधर। ओके, ये हम दोनों मैच होने जरूरी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं हमेशा बेस्ट एग्जांपल कैसे देता था, सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे देता था। अगर रियल लाइफ की बात करते हैं, मेरे घर पे कुछ हुआ तो तेरे घर पे, तेरे घर पे कुछ हुआ तो मेरे घर पे। अगर मैं वेजिटेरियन हूं और तू नॉन वेजिटेरियन है, तो इंपैक्ट क्या होगा, या तू वेजिटेरियन है मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, इस पर डिबेट नहीं कर रहे हो। आई एम ऑलवेज, प्लीज मेक श्योर अदर कुछ और नया पंगा मत करना इसमें। ओके मालिक, एकदम क्लियर है अपन। ओके, एज्यूम करते हैं तू वेजिटेरियन मैं नॉन वेजिटेरियन है। ओके, इस केस में क्या सीन होगा, अब इस केस में ओके मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तूने यूज करना या तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किचन की बात कर रहा हूं, ओके मैंने यूज करना, इज ए बिग चैलेंज, अपन दोनों में मैच नहीं होगा। इसीलिए जब भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होता है, हम दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट सेम है कि नहीं वो देखा जाता है। यानी एक सिम और एक इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल में बात करें, इट्स लाइक तेरी रिक्वायरमेंट हॉट साइड की है, मेरी रिक्वायरमेंट कोल्ड साइड की है, हम दोनों नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट हॉट साइड, तेरी रिक्वायरमेंट हॉट साइड, वी कैन एंटर इनटू ए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन द क्लास मालिक। सो सेम लॉजिक, तो 101% पहला नहीं हो सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट एंटर करते वक्त ये रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एग्रीमेंट ये मिस हो गया तो, पर ये एग्रीमेंट करते वक्त अपन देखते जरूर है, बिना उसके रेसिप्रोकल करना बेवकूफी होगी मालिक। ओके, द रिकवरी प्लान की बात करते हैं। द रिकवरी प्लान कैन नॉट बी टेस्टेड, डाउट है, रिकवरी प्लान कैन नॉट बी टेस्टेड, ऐसे पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेटली बिकॉज सी अंडरस्टैंड, तेरे घर पे कुछ हुआ तो मेरे घर पे आएगा, मेरे घर पे कुछ हुआ तो तेरे घर पे आऊंगा। तो हम दोनों के घर या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग डेली यूज कर रहे हैं मालिक, तो उसमें बीच में टेस्टिंग करना इज अगेन ए चैलेंज। तो डेफिनेटली ऐसे पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी प्लान को टेस्ट करना थोड़ा सा चैलेंज होगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा ऐसा नहीं होगा कि कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं, ये चांस लग रहा मेरे को। द रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, ये भी रिस्क है। हम दोनों के जगह पे एक ही टाइम पे आग लग गई तो क्या करेंगे, रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा व्हेन इट इज व्हेन नीडेड। ओके, एग्जांपल तेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए और ओके जब तेरे घर पे जगह नहीं है, तो मेरे इधर आग लगी तो तेरे इधर घर पे आऊंगा तो रहूंगा किधर, जगह तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी क्या बोलता है, डेवलपमेंट इन एनी कंपनी में रिजल्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनकंपैटिबिलिटी। ओके, यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं डी में, अगर मेरी ये वीके टेक्सटाइल या दूसरा कौन सा वो जीके वाला जीके ग्लोबल है, अगर उन दोनों के में से एक जन ने सिल्क कॉटन प्रोड्यूस करने का सोचा, उस तरह से मैं कॉटन के एग्जांपल ले रहा हूं, ये आप सर्वर्स के हिसाब से लो। ओके, सिल्क कॉटन प्रोड्यूस करने का सोचा तो उनकी मशीनरी चेंज होगी। उसी तरह सर्वर में अगर ये मेन फ्रेम से कोई दूसरे फ्रेम में गए या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी से मेन फ्रेम में शिफ्ट हुए, अगर पीयर टू पीयर में चले गए, ओके यहां पर टेक्नोलॉजी चेंज की और उन्होंने वीके को बताया नहीं, वीके टेक्सटाइल को, और जीके ने अपने आप कर लिया या वीके ने कर लिया ऐसा कुछ और जीके को नहीं बताया, तो दोनों को जब रिक्वायरमेंट आएगी यानी आग लगेगी, उस टाइम पे जब वो एक दूसरे के इधर यूज करने जाएंगे उधर तो प्रॉब्लम होगा, इनकम्पेटिबिलिटी, और एक्चुअली वो यूज में नहीं आएगा। देखो आप समझो, अभी ये तीन अपने को सुटेबल ऑप्शन है। अब तीन में से मेरे को बताओ ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है, ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है, ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है। ओके, सो पहले बात करते हैं बी को। बी को कैसे एलिमिनेट करें। ओके, बी इज एलिमिनेटेड, बताता क्यों। द रिकवरी प्लान कैन नॉट बी टेस्टेड, ठीक है, टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल कुछ होगा और हम जाएंगे, ऐसा चांस है मिल जाएगा। टेस्ट नहीं किया तो थोड़ा प्लस माइनस होगा, थोड़ा प्लस माइनस होगा, मेजॉरिटी इंपैक्ट नहीं होगा मालिक।
एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो यहां पर आप बी को कैंसिल कर दिए, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं रिस्क नहीं है, ऐसे मैंने कहीं पर भी शब्द यूज नहीं किया। आई एम टेलिंग दैट इट इज रिस्क, बट इट इज नॉट ए ग्रेटेस्ट रिस्क, because it may happen that you are not tested, but it may be used later on। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? मां कसम तोड़, समझ में आ रहा है क्या मालिक? मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जा रहा है क्या? ओके, तीसरा सिनारियो, द रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, एंड डी, सी एंड डी में डिवाइड करो और देखो कैसा कौन सा सही रहेगा। ओके देखो, रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, ऐसा हो सकता है ओके इसके दोनों जगह एक ही साथ में आग लगी। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ऐसा नहीं होगा कि मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, तू फोर्थ फ्लोर पे रहता है और हम दोनों ऐसे एंटर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दोनों जन शुड नॉट बी प्रोन टू सेम डिजास्टर, ये भी तो कंडीशन है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की। इसीलिए ओके ऐसा बहुत रेयरेस्ट सिनेरियो है कि जब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी और रिक्वायर नहीं रहेगा। ओके ये कब हो सकता है? द रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। प्रैक्टिकली बात करें कोल्ड साइट में, कोल्ड साइट रहा तो, अगर कोल्ड साइट नहीं है तो ये सिनेरियो होने की संभावना नहीं है, तो आप ये रिस्क को भी कम कर सकते हो। 100% वन ऑफ द मेजर रिस्क इज डेवलपमेंट इन एनी कंपनी में रिजल्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनकम्पेटिबिलिटी। तो सर क्या होगा इसका इंपैक्ट? ओके और देखो मेरे को बताओ आज के डेट में अपडेट्स कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, कितने ज्यादा अपडेट्स आते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली, मतलब यार एक महीना नहीं हुआ कि तेरा सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है यार, क्या मजाक चल रहा है? तो इमेजिन कर, तूने कुछ अपडेट किया, मैंने कुछ अपडेट किया, और जब हमारा डिजास्टर आया ओके ज्यादा आया और मैं उधर आया तो मालूम पड़ा हम दोनों कंपेटेबल ही नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैच ही नहीं कर रहा है, और अल्टीमेटली तभी मैं किधर जाऊंगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसीलिए ग्रेटेस्ट रिस्क है। ओके आई एम मेकिंग यू वेरी क्लियर, वेरी 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 क्लियर। Please understand, these are subjective questions. This is not an objective question. This question ना question 2, ये भले एमसीक्यू में है बट ये सब्जेक्टिव आंसर है। अब इसमें एमसीक्यू जिसने ड्राफ्ट किया है उसके लॉजिक से सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है तेरे हिसाब से सर ये नहीं, मेरे को तो लग रहा है बी वाला बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। आई एम नॉट सेइंग इनकरेक्ट है, करेक्ट है ना, मैं किधर नहीं बोल रहा हूं नहीं है, चारों के चारों रिस्क है, लेकिन चारों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जिसमें तुझे इन एंड आउट देखना पड़ सकता है। एंड इमेजिन करो जो मैंने अभी लास्ट, अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, वापस रिवाइंड करके देख लीजिए मालिक, इट इज हैविंग ए मेजर इंपैक्ट। इसको एनालाइज करना, क्योंकि आपको यह देखना है कि अभी करने में प्रॉब्लम नहीं है, हमको जब चाहिए तब का रिस्क आपको कंसिडर करना होगा। देखो एग्रीमेंट करते वक्त या एग्रीमेंट होते वक्त मेरे को कोई इशू नहीं है, इट इज ओनली व्हेन आई रिक्वायर्ड, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होगा, दैट इज ए रिस्क। और वो ग्रेट रिस्क को कैसे मैंने ये एम्फेसाइज किया या बताया, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया मालिक। ओके देखो मैं वापस बता दूं, सर सी क्यों नहीं है? सी है ना कोल्ड साइड में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिसोर्सेज उसके रहेंगे ना। तेरे घर पे आऊंगा तो तेरे, अभी एग्जाम्पल अपन घर की बात करें तो तेरे घर पे किचन में सामान तो रहेगा ना यार, ऐसा तो नहीं तेरा घर खाली है, तो सी वाले के चांसेस तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डी है, क्योंकि जब तेरे घर पे आऊंगा तो कंपेटेबिलिटी नहीं हो सकता है। हमने जब एंटर किया था एग्रीमेंट, तू भी वेज था मैं भी वेज था, और बाद में थोड़े टाइम बाद मैं नॉन वेज हो गया, तो मेरे घर पे जब तू आएगा, अगर तेरे इधर डिजास्टर आया तो भाई नॉन वेज है, इट इज इंपॉसिबल, बहुत मैच होना बहुत मुश्किल होगा अपना। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच मे कम अक्रॉस। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर नाउ? ओके थर्ड, सपोज यू आर एन आईएएस ऑडिटर। ओके मालिक आईएएस ऑडिटर हो आप, आईएएस ऑडिटर बताया गया आपको, आईएएस ऑडिटर ऑफ वीके टेक्सटाइल कॉटन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अंडरटेक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, पूरा री इंजीनियर किया प्रोजेक्ट इन सपोर्ट ऑफ न्यू एंड डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच है ये एक्चुअली, मार्केटिंग अप्रोच टू इट्स कस्टमर थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम्स। Which of the following would be your primary concern? यानी ये लोग बोल रहे हैं प्राइमरी कंसर्न की कंसर्न अबाउट द न्यू प्रोसेस। मां कसम वापस, यानी सारे के सारे कंसर्न है, सारे के सारे कंसर्न है, प्राइमरी की कंसर्न बताना है, यानी ये सेकंड जैसा ही होना, सेकंड जैसे ही हो। आप इमेजिन करो कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि अपने को इस केस में क्या होगा मालिक, इस केस में सबके सब आंसर सिमिलर लगेंगे मालिक। एक सेकंड ना मालिक, सो प्राइमरी की कंसर्न की बात कर रहे हैं हम लोग मालिक। सो प्राइमरी की कंसर्न में चारों की कंसर्न है, लेकिन प्राइमरी कौन सा है देखते हैं। और आईएएस ऑडिटर है और उसको की कंसर्न किस में चाहिए, वो बोल रहा है कि कस्टमर के लिए न्यू इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है, उसके अंदर की कंसर्न क्या है? पहला, आर की कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। यस ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट की कंसर्न है। कंट्रोल्स ही नहीं रहेंगे और कस्टमर की सर्विस है तो डेटा चोरी होने का इंपैक्ट और उसका आईटी एक्ट में इंपैक्ट। Does it address corporate customer requirement? Okay, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है क्या मालिक? कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इज नॉट एन आईएएस ऑडिटर टारगेट। ओके ये आईएएस ऑडिटर का इफेक्टिवनेस विद कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा सिस्टम का, लेकिन राइट नाउ डायरेक्ट टारगेट नहीं होगा ये। Does system meet performance goal? ओके यानी एफिशिएंसी, यानी अगर बी और सी की बात करें तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात की है इन लोग ने। ओके एंड आर ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस प्रोसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी अकाउंटेबिलिटी, यानी वो लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी,
इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस, अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट अगर याद है तो आपको CIA EEC का कॉन्सेप्ट, यानी ए वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी के तीनों पॉइंट कवर है, CIA कंट्रोल्स के लिए डाल दे कि नहीं, उसके बाद बी के लिए इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस। मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कंसर्न क्या होगा? चारों कंसर्न है, यानी 6 के 6 CIA EEC कंसर्न है, लेकिन सबसे तोड़ कंसर्न फ्रॉम IS ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, IS ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? 101% यहां पर आपका टारगेट ए होना चाहिए। क्या यहां पर की कंट्रोल है क्या? सर ऐसा क्यों? लॉजिक सिंपल है, देखिए कोई भी सिस्टम अगर इफेक्टिव रहा, एफिशिएंट रहा, लेकिन सिक्योर्ड नहीं रहा तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई भी सिस्टम सिक्योर्ड है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब उसका इंपैक्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम होगा। कोई भी सिस्टम सिक्योर्ड है, इफेक्टिव है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, तो क्या उसका इंपैक्ट नहीं होगा? ऐसा है क्या? नहीं होगा, लेकिन माइन्यूट इंपैक्ट होगा। लेकिन सिक्योरिटी नहीं रही, भले ही इफेक्टिव रहो, एफिशिएंट रहो, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है यार, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इसका। इसीलिए प्राइमरी की कंसर्न की कैटेगरी में हम इसको ही डाल सकते हैं। वापस मैं बोल रहा हूं, चारों के चारों कंसर्न है मालिक, चारों के चारों की कंसर्न है, लेकिन प्राइमरी की कंसर्न को इसी में डिवाइड करेंगे मालिक। ये होने के बाद सपोज यू आर अपॉइंटेड, क्वेश्चन फोर्थ, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर? ओके, क्वेश्चन फोर्थ, suppose you are appointed as IS auditor of VK Textile Private Limited. The activities that would be involved in information system auditing are as follows. The activities, ये stages in IS audit है यार, planning, close, analysis, reporting, fieldwork, scoping। याद होगा चैप्टर 6 का आंसर है। सबसे पहले क्या करने का? स्कोपिंग, यानी ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्कोपिंग। स्कोपिंग के बाद आपका आंसर क्या होगा? एनालिसिस, 100% एनालिसिस आना चाहिए। ओके, एनालिसिस, स्कोपिंग, सॉरी एनालिसिस नहीं, प्लानिंग। स्कोपिंग के बाद प्लानिंग आना चाहिए, प्लानिंग के बाद क्लोज नहीं होगा, एनालिसिस बाद में आएगा, रिपोर्टिंग नहीं, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क के बाद आपका एनालिसिस आ जाएगा मालिक। फोर्थ पॉइंट, एनालिसिस के बाद क्लोजर या रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। ओके, ये फिफ्थ पॉइंट होगा और ये 6 पॉइंट होगा। इस तरह से आपका सीक्वेंस होगा मालिक। ओके, तो यानी ये 2 6, मतलब ये क्या रहेगा? 6 है, उसके बाद 1 है, 615 का एक ही है, 615 3 4 2, ये है डी, ये है आपका ऑप्शन। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मालिक। ओके, सो नाउ वी आर शिफ्टिंग अहेड विथ योर फिफ्थ क्वेश्चन मालिक। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, वीके टेक्सटाइल कॉटन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, हम समझ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IT Act 20,000 provides that documents and records which are to be retained for any specific period shall be deemed to have been retained if same are retained in electronic form। ओके, अब ये IT एक्ट है। यूजुअली मेरा IT एक्ट मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं क्लास में कभी पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन यूजुअली ओके, मैंने इसका एक लेक्चर, मैंने जो CS के एग्जामिनेशन में यूजुअली क्यों नहीं पढ़ाता था, उसका रीजन था, बैकग्राउंड का रीजन था। ओके, मैं हमेशा बोलता था 4 या 6 मार्क्स के लिए आप कितना टाइम स्पेंड करोगे, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी आना मुश्किल है। तो इसके लिए अपन एक CS का लेक्चर मैंने YouTube पे अपलोड किया था, और मैं यही बोलता था वो लेक्चर आप प्रीफर कर सकते हो अगर आपको IT एक्ट पढ़ना है तो। सिमिलर है, वहां पर आपको ये सारे सेक्शंस मिल जाएंगे जो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो रिकॉर्ड फिजिकल फॉर्म में रखने चाहिए थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हैं, वो माने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसके लिए कौन सा है रिटेंशन का, कौन सा है? तो सेक्शन 4 5 6 7 है। ओके, ये आप वो लेक्चर देखोगे तो उससे आइडिया आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेक्शन 4 इज अबाउट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, यानी ई रिकॉर्ड्स को लीगली रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद वापस सेक्शन 5 है, मेरे ख्याल से ये लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है। ओके, सेक्शन 6 इज अबाउट यूज ऑफ ई रिकॉर्ड्स एंड ई सिग्नेचर इन गवर्नमेंट। सेक्शन 6 गवर्नमेंट के बारे में है मालिक। ओके, 6A भी आया हुआ है नया सेक्शन, पर वो उसी के रिलेटेड है। एंड सेक्शन 7 इज अबाउट रिटेंशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, ये वो लेक्चर में देखा है, अगर लेक्चर देख के हो चुका है तो काम खत्म है, नहीं देख के हो चुका है तो चाहिए तो देखो, नहीं चाहिए तो कोई ज्यादा नहीं है। 4 से 6 मार्क्स का रिस्क है, मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ। ओके, तो इसमें आपका सुटेबल आंसर क्या होगा मालिक? सुटेबल आंसर डेफिनेटली सेक्शन 7 होगा, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, विच आर टू बी रिटेन्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी रिटेन्ड। तो इनका रिटेंशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? तो इसमें ज्यादा मैं पंचायती नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। Sixth, which of the following emerging technology would have been adopted by VK Textile Cotton Fabric Limited that promotes the practice of using computers and IT resources in more efficient, environment friendly and responsible way? बोलने की ही जरूरत नहीं है, ग्रीन IT।
ओके इन्होंने ग्रिड, क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन एंड ग्रीन कंप्यूटिंग, 100% ग्रीन कंप्यूटिंग आंसर होगा भाई। अपन ने ग्रीन कंप्यूटिंग के डेफिनेशन में जाना, वहां पर ये 3 शब्द मिलेंगे, एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिबल वे। ये मेरे स्टार्टिंग के डेफिनेशन का पहला लाइन है, आप पढ़ लेना ग्रीन कंप्यूटिंग का, ग्रीन आईटी का। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन 6 तक आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ओके तो क्वेश्चन 6 तक अपनी कहानी खत्म हो गई है। ओके नाउ वी आर शिफ्टिंग अवरसेल्फ टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 विच आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 और 8 की बात करते हैं। 7th का, under the phase of feasibility study, okay, of system development life cycle, what possible dimension of the proposed web-based knowledge portal system of XYZ University is said to have been compromised if in a situation if the students of the university are not able to access the e-resources available on university's website anytime? ओके इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, घाई मत करिए, एकदम आराम से समझिए क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। ओके इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या चाहता है। ओके under the phase of feasibility study, okay, of system development life cycle, what is a possible dimension of the proposed web-based knowledge portal system of XYZ University is said to have been compromised in a situation if the students of the university are not able to access e-resources? यानी इनका कहना है अगर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ओके अगर कोई रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पा रहे अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एनी टाइम, ये कौन सा फिजिबिलिटी स्टडी के पार्ट का हिस्सा होगा? शायद आपको याद है लॉबस्टर फ्राई, लीगल, ऑपरेशनल, बिहेवियर, शेड्यूल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ओके रिसोर्स, ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। और इसी में इन लोग ने ऑप्शंस क्या दिए पहले वो देख लेते हैं। ऑप्शंस में इनके कवर क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, रिसोर्स फिजिबिलिटी, बिहेवियर एंड इकोनॉमिक। ओके 4 फिजिबिलिटी इन्होंने दी हुई है। 4 फिजिबिलिटी कौन सी? टेक्निकल, रिसोर्स, बिहेवियर एंड इकोनॉमिक। ओके सबसे पहले आप इकोनॉमिक उड़ा दीजिए, रीजन सिंपल है क्योंकि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है मालिक, एवरीबडी? ओके ठीक है। रिसोर्स फिजिबिलिटी, रिसोर्स मतलब आपको कोई एडिशनल रिसोर्स चाहिए, क्यों नया सिस्टम डाल रहे हो तो एडिशनल रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स फिजिबिलिटी उड़ा दीजिए। मैं एलिमिनेशन वे से कर रहा हूं मालिक। अब अपने पास 2 आ रहा है, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड बिहेवियर फिजिबिलिटी। अब ये 2 में से अपने को बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ओके बहुत जन का ये ऑप्शन होगा सर ये टेक्निकल फिजिबिलिटी में आना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं ओके द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। मैं ऊपर बोल रहा हूं रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए मालिक। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी वेदर द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल और नॉट। Okay, and one more concept is there, behavior feasibility. Behavior मतलब how the human resources, system, environment behave करता है, react करता है। resources जो चाहिए वो अपन ने बात किया हुआ है, people and other things. Now please understand, okay, यहाँ पर technical feasibility का, okay, इन लोग ने क्या लिखा है, अगर compromise हुआ situation that students of university are not able to access, वो लोग access नहीं कर पा रहे हैं, ओके एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन में से मेरे को बेटर सुटेबल ऑप्शन ओके कहीं ना कहीं देखा जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी लगता है। ओके बिहेवियर भी आ सकता है, बिकॉज नाउ बिहेवियर का कंटेक्स्ट किस एंगल से देखा जा सकता है, बिहेवियर का इस एंगल से देखा जाता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर ही नहीं है, बिहेवियर ही चेंज नहीं हुआ सिस्टम रिसोर्स के प्रति, यानी टू एक्सेस द सिस्टम एंड अदर थिंग्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके अगर मैं इसको वापस पढ़ता हूं कि वेब बेस्ड पोर्टल है, ओके दिस सेड टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज if situation in a situation if student of the university are not able to access, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेस, स्टूडेंट्स अडेप्ट नहीं करते सिचुएशन में, स्टूडेंट का पॉइंट कुछ नहीं है, तो इसका सुटेबल आंसर बिहेवियर फिजिबिलिटी हो सकता है। इस कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा ओपिनियन मेरा टेक्निकल की तरफ ज्यादा रहेगा और बिहेवियर की तरफ कम रहेगा, लेकिन यहां पर अपने आरटीपी का आंसर बिहेवियर फिजिबिलिटी दिया है, और मैं वापस बोल रहा हूं बिहेवियर फिजिबिलिटी सुटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ बिहेवियर। आई टोल्ड यू बेस्ट एग्जांपल, अपनी आईसीआई कितनी बार प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, वो उनके वेबसाइट्स पे है, टीचिंग के प्रोडक्ट्स है, उन टीचर्स है, अनदर थिंग्स है, लेकिन कितना भी कर लो ओके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स है वहां पर ज्यादा एक्सेस नहीं करते, यूज नहीं करते, उनके रिसोर्सेज पूरी तरह यूज नहीं करते, एंड दैट इज समथिंग व्हाई बिकॉज ऑफ बिहेवियर, एंड दैट द प्राइमरी रीजन। ओके तो बिहेवियर, तो इंस्टीट्यूट का जो आंसर दिया हुआ है बिहेवियर फिजिबिलिटी दिया हुआ है, उसका कंटेक्स्ट मैंने आपको समझाया क्यों दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट डिफाइन है कि उन्होंने पॉसिबल डायमेंशन ऑफ प्रपोज्ड वेब बेस्ड नॉलेज सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी इज सेड टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इफ ए सिचुएशन स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेस। उस एंगल से अपने को टेक्निकली फिजिबिलिटी ज्यादा लगती है, लेकिन इस कंटेक्स्ट को इन्होंने इस एंगल से लिया है कि स्टूडेंट का बिहेवियर है कि ऐसा बिहेवियर है कि वो लोग ज्यादा जाके एक्सेस नहीं करते हैं, ओके देन बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिबिलिटी के लिए इश्यूज आते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव गिवन बिहेवियर फिजिबिलिटी। ओके यहां पर आपको ऑप्शंस देखने पड़ सकते हैं, बट नेवरदलेस टू द एक्सटेंट ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि ये
दोनों पॉइंट में से आपको सुटेबल ऑप्शन क्या लगता है उसके हिसाब से डिफाइन करना होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट का यहां पर सुटेबल ऑप्शन जो दिया गया है एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर बिहेवियर फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना बिहेवियर फिजिबिलिटी केस में। ओके तो ये 7वां पॉइंट इन्होंने इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है। सर क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी भी सही है? देखिए क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा हूं, क्वेश्चन कंप्लीटली एक जगह डिफाइन नहीं कर रहा है, वो दोनों एंगल को कंसीडर कर रहा है, इसलिए अपन दोनों एंगल में कंफ्यूजन है। लेकिन इसको बेस्ट एंगल से इन्होंने समझाया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, बहुत बार वेब बेस्ड पोर्टल पे जो भी डेटा होता है या होता है उसको एक्सेस नहीं करता है, इसलिए इनका बिहेवियर फिजिबिलिटी आंसर लिया हुआ है। ओके ये होने के बाद आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट वुड बी यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन केस इट विशेस टू रिमोटली एक्सेस इट्स डॉक्यूमेंट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी उनको रिमोटली एक्सेस करना है उनके डॉक्यूमेंट जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रहेंगे। ओके तो इसका डेफिनेटली एक यही होगा। ओके डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, तो यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सुटेबल आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये डायरेक्ट आंसर है, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने के इसमें टाइम पास नहीं कर रहा हूं। रीजन सिंपल है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जहां पर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में समझ रहे थे मालिक। ओके तो सर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम से याद रखना, गड़बड़ मत करना। हो सकता है इसमें रिमोटली एक्सेस को लेकर आप इधर कंफ्यूज हो जाओ और बोलो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। मैसेज कम्युनिकेशन इज अबाउट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं एक्सेस करूंगा और वो डॉक्यूमेंट उधर स्टोर होंगे, तो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए जो सिस्टम लगेगा, एक्सेस में कहीं से भी कर रहा हूं वो उसके लिए मैकेनिज्म नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन इज नॉट देयर फॉर एक्सेसिंग इन रिमोट एरिया। मैसेज कम्युनिकेशन इज फ्रॉम कम्युनिकेटिंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेक इट श्योर ये आपके दिमाग में क्लियर रहे मालिक। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आएगा मालिक? अरे हाँ या ना, लॉजिक समझ में आ गया? एंड दैट्स वेयर अवर कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। और यहां पर एमसीक्यू की कहानी खत्म हो जाती मालिक। ओके अब थियोरेटिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 चैप्टर्स है, 8 हर एक चैप्टर में इन्होंने 2-2 क्वेश्चन दिए, वो 2-2 क्वेश्चन को अपन अपडेट कर लेते हैं फटाफट। ओके ये सारे इसमें मैं फटाफट इसको डिस्कस कर लेता हूं और फटाफट इसको अपन ओके एंड करते हैं। अभी एक 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट, इसको 15-20 मिनट के कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट खत्म हो जाता मालिक। ओके आई डोंट नो, मतलब मैं 15-20 मिनट बोल रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ बड़बड़ करने लग गया तो और थोड़ा लंबा बड़बड़ कर देता हूं। ओके बट टू द एक्सटेंट यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ओके चैप्टर 1 की। क्वेश्चन 9, कोबिट 5 एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स एंड इनेबलर्स टू एक्ट एज ए सिंगल बिजनेस फ्रेमवर्क फॉर सीमलेस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी। डिस्कस इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ इनेबलर। ओके ये एलडीआर क्वेश्चन तोड़ है मालिक, ये हमेशा एलडीआर होता है, मैं जितने साल से इसको पढ़ा रहा हूं तब से ये एलडीआर ही है। द तोड़ इनेबलर कौन से है? अगर याद होगा आपको, पॉलिसी है, पॉलिसी के साथ में प्रोसीजर है, प्रोसीजर के साथ में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, कल्चर के साथ में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अगर याद होगा तो आपको ये अपन ने इस तरह से बात किया था। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद पीपल। ओके तो इस कंटेक्स्ट में आपके इनेबलर 7 इनेबलर है। ये सातों इनेबलर आपके हेड पॉइंट मसाला नहीं है, लाइनर के आंसर है, स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर है, स्टेटमेंट फॉर्म में इजी आंसर है, बोनस आंसर है, करने में कोई दिक्कत नहीं है मालिक, इजीली ध्यान रहता। 10th point, discuss information system assurance, how COBIT 5 can play a role in achieving information system assurance. Now please do understand, इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस की जो बात ये लोग कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली एक जेनरिक टॉपिक में डिफाइन किया हुआ है। तो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के बारे में अपन लिखेंगे तो सर क्या लिखे हम लोग, डिस्कस इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं टेक्निकली आरटीपी पूरा मॉड्यूल का बेस्ड लैंग्वेज यूज करने की जगह जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको यूज करिए। आज के डेट में बिजनेस तो डिमांड में रहता है, बिजनेस डिमांड में रहता है, बिजनेस के साथ में कंप्लायंसेस रहते हैं और कंप्लायंसेस के साथ में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बिजनेस के साथ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 चीजों को अगर हमको इंश्योर करना है कि ये 3 चीजें इफेक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे और कंप्लाई रहे, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस की कैटेगरी में डालेंगे। ओके यही इन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है। Every organization is now a day by day growing it out. Demand is increasing dramatically, because of which compliance is also increasing, along with most important aspect risk is also increasing. लेकिन रिस्क है तो रिटर्न है, ओके रिस्क है तो इश्क है, ये कॉन्सेप्ट अब मेरे ख्याल से आपने देखा होगा अभी केस में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है मालिक, रिस्क है तो इश्क है। तो वैसे ही रिस्क है तो इश्क है, तो इसीलिए उस इश्क को कामयाब रखने के लिए, उसको इफेक्टिव रखने के लिए, उसको एफिशिएंट रखने के लिए, उसको कंप्लाई करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस चाहिए। अब वहां पर आगे दिया हाउ कोबिट 5 प्ले अ रोल इन अचीविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। मालिक बेनिफिट्स ऑफ कोबिट 5, बेनिफिट्स ऑफ कोबिट 5। कोबिट 5 स्टेक होल्डर्स की नीड के हिसाब से काम करता है, प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो सब यूज करते हैं, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सब यूज करते हैं मालिक। और एक सबसे कॉमन चीज मैंने बताई थी कोबिट के लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर,
कोविड 5 इज लाइक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब क्या था मालिक? अगर याद होगा तो मैंने बताया था कोविड 5 कंप्लाई किया तो आईएसओ कंप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैंने अगर आईएसओ कंप्लाई किया तो कोविड 5 कंप्लाई नहीं होगा। कोविड 5 में रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अगर आपने कोविड 5 कर लिया तो सारे स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं मालिक। तो ये लोग इसके अंदर हाउ कोविड 5 प्ले रोल, इसके अंदर ये लोग 4 चीजें लिखते हैं जो बेनिफिट के कॉन्सेप्ट में आता है। स्टेक होल्डर की नीड को ध्यान में रखते हैं, प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो उसको ध्यान में रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हैं मालिक। ओके यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, हाउ कोविड 5 अचीव। दिस इज योर चैप्टर 1। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने डिफाइन किया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा चैप्टर 1 के रिलेटेड। ओके चैप्टर 2 11th system help to collect, store and analyze data to produce the desired information for the functioning, betterment and expansion of any business. Classify the system based on following parameter: interactive behavior and output. माँ कसम day 1 का लेक्चर या day 2 का लेक्चर डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना टाइम पास किया होगा। Based on interactive behavior, open system and closed system, and based on output. Okay मालिक based on output कौन से थे? Okay probabilistic and deterministic। आपका पहला 4 पॉइंट था, याद होगा तो पहले दिन का लेक्चर है, YouTube पे भी अपलोडेड है, जितनी बार देखना उतनी बार देख लीजिए मालिक। उसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं कर रहा मालिक। एवरीबडी क्लियर? बात खत्म, आंसर थोड़ी सी। 11वें क्वेश्चन में क्या दम कुछ है नहीं भाई, एडिशनल मतलब ऐसा कुछ बहुत मेजर इंपैक्ट ऐसा है नहीं। 12th in an organization PQR Limited, Mr. A worked as an operational manager, maa kasam, who operates an information system that helps in improving the operational efficiency of his organization. Identify information system he is working on and further discuss various activities are performed by such system. ओके वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा चैप्टर 1 में अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रकार समझे थे। टीपीएस था, एमआईएस था, डीएसएस था, ईआरएस था, ईएस था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये लोग पूछते हैं इसमें से कौन सा यूज करता है। भाई क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, दिमाग थोड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है? क्वेश्चन में आंसर दिया ऑपरेशनल मैनेजर है, यानी डे टू डे ऑपरेशन की बात कर रहा है, और यहां पर वो इंप्रूव क्या करेगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा मालिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मालिक? भारत माता की जय। द आंसर शुड बी योर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा टीपीएस मालिक। और इसके बेसिक एक्टिविटी तो आपको ऑलरेडी पता है, कैप्चरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, डिलीवरिंग आउटपुट एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। यानी यहां लोग 4 चीजें बात करते हैं, कैप्चरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, जनरेटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर पर्पस। बात खत्म, स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर थे। तो इसके 4 एक्टिविटी अपने पढ़ लिया, कैप्चर करना, प्रोसेस करना, जनरेट करना और स्टोर करना। बात खत्म मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? कोई दम नहीं मालिक, भारत माता की जय। क्वेश्चन चैप्टर 2 का कहानी खत्म हो जाता मालिक। ओके चैप्टर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फर्स्ट 13th an internet connection okay along with providing benefits to the organization in terms of business competitiveness and time management, speed of operation, exposed to its harmful elements also. How can an organization be protected against these harmful elements? What is the question? देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस हार्मफुल एलिमेंट्स। ये हार्मफुल एलिमेंट्स है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये अब ये कौन से अगेंस्ट बात कर रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन के रिलेटेड बात कर रहे हैं मालिक। इंटरनेट कनेक्शन के रिलेटेड ये सारी चीजें हो रही है मालिक, उसके अगेंस्ट बात की जा रही है। अब यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए चैप्टर 3 जाओगे तो आपको याद होगा ओके आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम की कहानी याद करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 5 चीजें मैंने बताई थी, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पांसिबिलिटीज, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओएस एक्सेस कंट्रोल एंड लास्ट कॉन्सेप्ट वाज एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। अब यहां पर अगर देखोगे इंटरनेट कनेक्शन से बचाने के लिए अपने सिस्टम को अपने लिए चाहिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। और शायद आप सबको याद आया, मैं इसको 6 पॉइंट में ही एंड करता हूं, मैं उसके 2 और पॉइंट एक्स्ट्रा बताता नहीं, लेकिन आपको याद होगा पहला है श्यामलाल मालिक, तो इसीलिए अगर याद होगा श्यामलाल मतलब क्या था? फायरवॉल। दूसरा है ओके इंक्रिप्शन, कुछ अलग हो जाएगा, याद आया मालिक। तीसरा है तू कॉल करेगा मैं काटूंगा और वापस कॉल करूंगा, कॉल बैक डिवाइसेस। उसके बाद ये नेटवर्क अलग, ये नेटवर्क अलग, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, यही रास्ता एनफोर्स्ड पाथ, याद होगा मालिक, एनफोर्स्ड पाथ करके कॉन्सेप्ट है। और पॉलिसी ऑन नेटवर्क सर्विसेज चाहिए। बात खत्म, ये था नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल 13 क्वेश्चन का आंसर विच इज ऑलरेडी डन। Okay, question 14. In an enterprise ABC, the controls related to operations management are responsible for daily running of its hardware and software facilities. Discuss the functions over these controls are implemented. अब मेरे को बताइए कंट्रोल कौन से है? क्वेश्चन वापस पढ़िए मालिक।
क्वेश्चन वापस पढ़िए। इन एन एंटरप्राइज एबीसी द कंट्रोल्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली रनिंग ऑफ इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज। डिस्कस द फंक्शंस ओवर विच दिस कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड। ये कौन से इसमें जाएगा? अगर आपको याद होगा, दिस इज नथिंग बट, ओके याद रखो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का तो हिस्सा नहीं बनेगा। अब अपने पास और दो कंट्रोल के सेट थे, एक था मैनेजरल कंट्रोल और एक था एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल याद आना चाहिए आपको, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, खत्म स्टोरी। ओके, तो इसकी कहानी में तो है नहीं क्योंकि इसके नाम से नहीं है। लेकिन अगर आपको याद है मैनेजरियल कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, पीडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, ओके, सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट, ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट है, डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट में एक लास्ट कंट्रोल था, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाट हियर कॉन्सेप्ट इज। ऑपरेशन मैनेजमेंट नाम दिया हुआ है, उससे ढूंढना पड़ेगा मालिक। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, इसका आंसर वापस थोड़ी सी है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? हेल्प डेस्क चाहिए ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। कोई आउटसोर्स किया होगा तो मैनेजिंग आउटसोर्सिंग एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट था, याद आया मालिक? आउटसोर्सिंग एक्टिविटी, मैनेजिंग आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज करके था कॉन्सेप्ट। पहला हेल्प डेस्क था, दूसरा मैनेजिंग आउटसोर्सिंग। उसके बाद दो और थे, एक कॉन्सेप्ट था आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेशंस और एक कॉन्सेप्ट था आपका नेटवर्क ऑपरेशंस। ये दोनों ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट थे मालिक, याद आया मालिक? ऑपरेशंस, नेटवर्क ऑपरेशंस, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद और दो कंट्रोल थे, एक था प्रोडक्शन कंट्रोल और एक था कैपेसिटी प्लानिंग। याद होगा तो आपको, प्रोडक्शन कंट्रोल में मैंने आपको बताया था डे टू डे कितना प्रोड्यूस, कितना एक्टिविटी लाइव एनवायरमेंट में काम होगा वो देखना पड़ेगा, और कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, लोड बैलेंसिंग कैसे करना है ये देखना होगा। और लास्ट दो पॉइंट थे, एक था डॉक्यूमेंटेशन और एक था फाइल लाइब्रेरी। दिस आर द 8 पॉइंट, ये आपको मैंने लिखाए हुए हैं, बहुत इजी आंसर है, ये आया तो बोनस हो जाता मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। एनी डाउट विद दिस कॉन्सेप्ट? ओके, खत्म है स्टोरी, चैप्टर 3 भी ओवर। चैप्टर 4 की कहानी पे बढ़ते हैं मालिक। चैप्टर 4 क्या बोलता है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड ओके डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। Question number 15th. The development of business continuity planning in an organization is prepared using a methodology having 8 different phases. However, the extent of applicability of each phase can be tailored according to the respective organization. Elaborate these phases involved in development of BCP. Again, ये LDR question है आपके लिए. Okay, sir, 8 phases of developing BCP. 5 answer again. Pre-planning activity, vulnerability assessment, business impact analysis, detailed definition of requirement, plan development, testing, maintenance, testing and implementation. बात खत्म। अब खाली इतना पॉइंट था, मैंने क्लास में क्लियर किया था कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आया या प्री प्लानिंग एक्टिविटी आया, उसके जो 8 पॉइंट्स थे वो इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, लेकिन अपने आरटीपी में इन्होंने इस पॉइंट के क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर इन्होंने ये इतना सारा आंसर दिया है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और प्री प्लानिंग एक्टिविटी, अगर आपको याद है प्री प्लानिंग एक्टिविटी में उसके 6 पॉइंट थे और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में 7 पॉइंट अपने लिखे हुए थे। ये पॉइंट मैंने बोला था सेपरेट क्वेश्चन, अपनी औकात में आने वाले क्वेश्चन हो सकते थे, याद होगा तो एक क्लास में मैंने क्लियर किया था। यहां पर ये दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन की औकात 8 मार्क की होगी। तो ये क्वेश्चन अगर 8 मार्क में होगा तो आपने ध्यान रखना है। तो अगर 8 मार्क्स का है तो इतना मसाला लिखना नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ एनालिसिस करके जो अपना थियोरेटिकल नोट्स है, जो हैंडरिटन नोट्स में मैंने बताया हुआ है, उतना ही आपने अपडेट करना है मालिक। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? परफेक्ट। तो आपने 15वां क्वेश्चन भी लॉजिकली देख लिया मालिक। 15वें क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए मालिक। 15वें क्वेश्चन के बाद आपका सिनेरियो आता है 16वां क्वेश्चन। इन बीसीपी ऑडिट the auditor is expected to evaluate whether the process of developing and maintaining are documented, communicated and tested plans for continuity business operation are in place. List some of BCP audit steps that auditor will have to take regarding building, utilities and transportation. ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने कंबाइन क्वेश्चन में डाला हुआ था, लेकिन इन्होंने उस पॉइंट पे खाली ये बोला कि बिल्डिंग के लिए, यूटिलिटीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, उतने के बारे में बताइए। तो एकदम सिंपल है, बिल्डिंग जैसे अपनी साइट होती है, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, जो भी है वो अवेलेबल टाइम पे होगी कि नहीं, अवेलेबल टाइम पे होगी कि नहीं, ये पॉइंट आपको देखना होगा। सर यूटिलिटीज यानी रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अपने एग्रीमेंट्स है क्या रिसोर्सेज के साथ में, एग्रीमेंट्स है क्या, बैकअप फैसिलिटीज है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन ये अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, ये देखना है। सर ये आंसर किधर मिलेगा? ये आंसर आपको लास्ट आंसर जो है वो मिलेगा, लास्ट आंसर अपने टेक्स्ट बुक का या अपने हैंडरिटन नोट्स में जो लास्ट आंसर है उसी का डिफाइंड वर्जन है ये मालिक। ओके, सो दैट्स इट, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये एडिशनल पॉइंट्स आपको फोकस करने होंगे चैप्टर 6 में, चैप्टर 4 में मालिक। एवरीबॉडी क्लियर विद चैप्टर 4 मालिक? एक मिनट है मालिक, बैटरी के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूं, बैटरी ऑपरेटेड माइक का सिस्टम वापस माइक चला गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मालिक। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। चैप्टर 5, accountants are uniquely qualified to participate in system development as they may combine knowledge of IT, business, accounting and internal control
to ensure that new system meet the needs of user and poses adequate internal control. Discuss the various aspects in which accountant can help system development. आपको याद होगा क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, मैं आपको बोला था ये क्वेश्चन अलग से दिया, लेकिन इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. आप जब लॉबस्टर फ्राई करते हो तभी इस क्वेश्चन को मैंने लिखाया था. लॉबस्टर फ्राई में मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं, जिसमें मैंने बोला था इसके अंदर आप लिखना इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. अगर आपको याद है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या था मालिक, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आपका था कॉस्ट और बेनिफिट. कॉस्ट में कौन से कॉस्ट थे? डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट एंड अदर्स के कंटेक्स्ट में था. याद होगा तो आपको इस कंटेक्स्ट में अपन ने बात किया था. डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट थे. और बेनिफिट्स में आपको 2 बेनिफिट लिखने होंगे, टेंजिबल बेनिफिट्स एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में आप डेवलपमेंट बेनिफिट्स एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स मत लिखना मालिक, ये क्लियर रखना मालिक. ओके. Elaborate the major activities involved in design of database डिजाइनिंग का. LDR ये भी कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है यार, ये खुद क्वेश्चन 5 बार आ चुका है अभी तक के सारे एग्जामिनेशन में. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, स्टोरेज डिजाइन, स्टोरेज स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड फिजिकल लेआउट डिजाइन. बात खत्म. 4 पॉइंट है, हेड पॉइंट एंड मसाला. इसका मसाला भी मैंने क्लास में बहुत तोड़ करवाया मालिक, तो मेरे को नहीं लगता कि इस मसाले के ऊपर अपन ने कुछ ज्यादा पंचायती भी करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इजी आंसर. तो भाई याद रखना कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, ओके, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, स्टोरेज डिजाइन एंड फिजिकल लेआउट डिजाइन, ये 4 पॉइंट से आंसर खत्म होगा. चैप्टर 6 ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एक्सप्लेन द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. बात खत्म. अगर आपको याद होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, ओके, अगर आपको याद होगा CIA EEC, ओके, ये कॉन्सेप्ट दिखा जाता है. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, ओके, वी अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. वी अचीव द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, वी अचीव द इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव, वी अचीव द इफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव एंड वी अचीव द कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव. हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग मेन पॉइंट ये देखते हैं कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स तोड़ है क्या, इंटरनल कंट्रोल्स अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं क्या, और साथ में सिस्टम हमारा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है क्या. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर? यही तो लिखना था. Consider yourself to be an IS auditor. Discuss the skill set that is expected to be acquired by you to undertake any auditing assignment. मालिक क्लास में मैंने ये क्लियर कट, ओके, इनका पूरा एक सेट बनाया हुआ है मैंने, और वो क्लियर कट आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है. स्किल सेट क्या चाहिए भाई? सबसे पहले क्या चाहिए भाई? किस नॉलेज चाहिए. 6 पॉइंट थे. बिजनेस का नॉलेज चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, रिस्क एंड कंट्रोल का नॉलेज चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का नॉलेज चाहिए, स्टैंडर्ड्स के नॉलेज चाहिए एंड बिजनेस कंटिन्यूटी का नॉलेज चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का नॉलेज चाहिए. बात खत्म. दैट्स इट. ओके, हो गया ये खत्म, स्टोरी खत्म. दैट्स इट. ये पॉइंट पे रख लेना. तो ये 19 क्वेश्चन डन. तो यहां पर ये 6 पॉइंट है. मैं 6 पॉइंट को बता दूं. नॉलेज किसके किसके चाहिए? सबसे पहले बिजनेस का चाहिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए. एक सेकेंड ना मालिक, ये पहली बार ऐसा हुआ है भाई, क्या हो रहा है भाई तेरे को? क्वालिफिकेशन चाहिए, रिस्क एंड कंट्रोल का चाहिए, उसके बाद पीपी का चाहिए, स्टैंडर्ड्स का चाहिए एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का चाहिए. बात खत्म. Application control refer to the transaction and data relating to each computer-based application system and are therefore specific to each such type of application. Comprehend the various types of application control. मां कसम, चैप्टर 3 और चैप्टर 6 मर्ज किया इन्होंने. एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल. बात खत्म यार. क्या इसका आंसर 5-10 मिनट पहले मैंने बताया था. बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर? खत्म हो गया स्टोरी. ओके, और इसमें ऑडिट ट्रेल 2 प्रकार के थे. एक था अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल और एक है ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल. अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल मतलब जो अपना ऑडिट ट्रेल मेन ऑडिट ट्रेल है, और ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशनल एक्टिविटी, कब ये ट्रांजेक्शन हुआ, कितने बजे हुआ, किसने मॉडिफाई किया, किसने अपडेट किया, वो ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल होता है. दैट्स दे हैव डिफाइंड. तो ये हुआ तेरा 20th क्वेश्चन मालिक. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, चैप्टर 7 में वैसे मैं आईटी एक्ट का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आईटी एक्ट का वो लेक्चर देखना देख लीजिए, लेकिन इसका ब्रीफ मैं बता देता हूं. The MRA Marg Police of Mumbai received an email at 9:30 on 17th August 2011 challenging the local security agencies to prevent a terror attack in Mumbai. Terror attack, cyber terrorism. On detailed investigation, it was found that IP address of sender was traced to Patna, Bihar, and the email was created 10 minutes before the email was sent. The sender, while creating a new email ID, has given 2 mobile numbers in the personal details column. Both the number belong to a photo frame maker in Patna. Further probing lead to arrest of the email sender named as Mr. X, who was found to have criminal record having involved in terror-related activity. The MRA Marg Police registered a case of cyber terrorism under IT Act,
okay, against Mr. X, identify and elaborate the section under which X is held guilty. okay, 100% मेरे ख्याल से अगर आपने IT एक्ट बाई चांस गलती से पढ़ा होगा, ओके, बाई चांस अगर मतलब बाई चांस मतलब जिसने रिस्क नहीं लेना है उसने पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा दिस इज नथिंग बट 66F, ये लास्ट चैप्टर अपनी टेक्स्ट बुक है उसका लास्ट, मतलब IT एक्ट जिधर खत्म होता है उसी टाइम पे ये, ओके, साइबर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन है, ये साइबर टेररिज्म है। और इसका एक मैं ब्रीफ इतना बताना चाहता हूँ, आपको इतना आइडिया देना चाहता हूँ मालिक, ये एक चीज का आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए बंदा पटना में है, ओके, और उसको इधर की पुलिस, मुंबई की पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ज्यूरिडिक्शन इज बिगेस्ट इशू ना मालिक, पटना वाला बोलेगा पटना वाले ने गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ये किस बेसिस पे गिरफ्तार करेंगे, IT एक्ट केस में, एंड दैट इज साइबर टेररिज्म, दैट इज मेन कंसर्न कि ये पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, ये अरेस्ट कर सकती है, ऑन व्हाट बेसिस और व्हाट क्राइटेरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड ऑन मालिक। मेरे ख्याल से मालिक कैबिनेट क्लियर, ओके, ये हो गया आपका पॉइंट। और लिस्ट डाउन द वेरियस नॉर्म्स रिकमेंडेड बाय सेबी, ओके, अगर आपको याद होगा तो सेबी, IRDA और RBI ये तीनों के LDR हमेशा रहते हैं वापस, और बहुत इजी है सिस्टम ऑडिट के लिए और ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स के लिए। तो सेबी के नॉर्म्स क्या है, अगर मैं सेबी के नॉर्म्स की बात कर रहा हूं और नॉर्म्स की बात कर रहा हूं, नॉर्म्स में क्या क्या है, सबसे पहले इसको मैं अपडेट करता हूं, थोड़ी सी जगह ज्यादा लेता हूं मालिक, ओके, सबसे पहले सिस्टम ऑडिट के बारे में बात करते हैं, सिस्टम ऑडिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नॉर्म्स, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, ऑडिटर अपॉइंट जो करेगा, ओके, स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटर अपॉइंट करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और ऑडिटर मैक्सिमम 3 इयर्स का ऑडिट करेगा। कुछ याद आया मालिक? इसके साथ में और एक बताया था, ओके, शेड्यूल, जो ऑडिट शेड्यूल है वो कितने महीने पहले सेबी को देना चाहिए, 2 मंथ्स प्रायर वो सेबी के पास जाएगा। ऑडिट शेड्यूल वो कब आएगा, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करते वक्त कैसे करेगा, क्या करेगा। स्कोप कौन डिसाइड करेगा, स्कोप सेबी डिसाइड करेगा, ओके, चाहिए तो सेबी बढ़ा भी सकता है स्कोप। उसके बाद ऑडिट होगा और ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी मालिक। ऑडिट रिपोर्ट किसको दी जाएगी मालिक, स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद कमेंट करेगा, कमेंट किसके ऊपर करेगा मालिक, कमेंट करेगा वो नॉन कंप्लायंस के ऊपर मालिक, नॉन कंप्लायंस के ऊपर मालिक कमेंट करेगा मालिक, एवरीबॉडी क्लियर। और वो कमेंट, ओके, जो भी है उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस लेंगे, जब रिपोर्ट गई होगी उसके विद इन 3 मंथ्स में करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, और वो रिपोर्ट अपडेट की जाएगी सेबी को। ये हो गया सिस्टम ऑडिट। ये बहुत इजी है, मैं समराइज में लिख रहा हूं मालिक, ये बहुत डिटेल में अपने क्लास में किया था और उसको फटाफट मतलब क्लास में गया, और इसका पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको वापस देखना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है मेरा, चैप्टर 7 सर्च मारिए, ओके, इसका केस में, तो आपको मिल जाएगा मालिक। और ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स, ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट था। ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स में अपन ने क्या बात की थी, 2 ही चीज थी। सबसे पहले गवर्निंग बॉडी को, ओके, वो रिपोर्ट जानी चाहिए। गवर्निंग बॉडी मतलब आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट सेबी, सेबी इज नॉट ए गवर्निंग बॉडी, ओके। गवर्निंग बॉडी मतलब किस कंटेक्स्ट में बात किया इन्होंने गवर्निंग बॉडी को, गवर्निंग बॉडी इज डिस्कस फ्रॉम द कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड TCWG कंटेक्स्ट में, तो उनके पास जानी चाहिए और उनके कमेंट्स लेके, ओके, जो भी नॉन कंप्लायंस है, सारी चीजें है, ये सेबी के पास जानी चाहिए, दैट्स इट। ये ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म से 2 ही पॉइंट थे मालिक, बात खत्म, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? Okay, chapter 8, emerging technologies. Infrastructure as a service is a service model under cloud computing that provides computing resources such as processing power, data communication, data storage, and network for cloud users to run their application on demand. Elaborate, directly question पे आ गए वो, elaborate different instances of EAS. सर EAS में जाओगे तो आपको उसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, इंस्टेंसेस ऑफ EAS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EAS, याद है मालिक? इंस्टेंसेस आपका क्वेश्चन है इधर, 5 इंस्टेंसेस थे, नास, स्टास, डिबास, बास, डिटास। नास नेटवर्क एज ए सर्विस, स्टास स्टोरेज एज ए सर्विस, डिबास डेटाबेस एज ए सर्विस, बास बैकएंड एज ए सर्विस, एंड डिटास डेस्कटॉप एज ए सर्विस। और मैं ऐसे कहता था डेस्कटॉप में क्या डेस्कटॉप मिलेगा मुझे, नहीं, डेस्कटॉप में मुझे एक्सेस मिलेगा मालिक। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर, दैट्स इट। ये याद आना चाहिए था, इसके लिए मैं किया मालिक। Mobile computing is versatile and strategic technology that increases the information quality, okay, and accessibility, enhances operational efficiency and improves management effectiveness. And however, many issues are related issues with mobile computing. डायरेक्ट आंसर है, मैं ज्यादा दिमाग फोड़ी इसमें नहीं करूंगा। इश्यूज में क्या क्या था, सबसे पहला सिक्योरिटी इश्यूज था, दूसरा पावर कंजम्पशन, तीसरा अपने लिए क्या था, ओके, हेल्थ हजार्ड वाला था, लिमिटेशंस में था हेल्थ हजार्ड। इश्यूज में हेल्थ हजार्ड नहीं लिखना है, तो तीसरा याद रखना पावर कंजम्पशन के बाद बैंडविड्थ लिखना। चौथा पॉइंट नेटवर्क नहीं आ रहा है, ओके, इसमें क्या था, लोकेशन इंटेलिजेंस। पांचवा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, सॉरी, रास्ता छोटा था, वो बैंडविड्थ था, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, और नेटवर्क नहीं आ रहा है, ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर लोकेशन इंटेलिजेंस। और इसके साथ में और 2 था, ओके, एक कंपैटिबिलिटी वाला पॉइंट था, मेन फ्रेम एंड इंटीग्रेशन विद मेन फ्रेम एंड फ्रंट एंड, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था बिजनेस चैलेंजेस, ये कॉन्सेप्ट है, ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दे अगेन इजी आंसर, इजी टू रिमेंबर, नॉट ए बिग डील, ओके। भारत माता की जय, दिस इज योर आरटीपी ऑफ इसका।
तो मेरे ख्याल से इसका की आरटीपी सबके दिमाग में झेप गई होगी, क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है सॉल्व। मेनली मेरा कंटेक्स्ट एक ही था कि इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व हो जाए यार सबके एंड पे, और सबको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। ओके, अब रही बात एलडीआर की, तो एलडीआर मैं आपको बता दूं, एलडीआर के लिए ये इस तरह की शीट ओके मैं अपडेट करने वाला हूं यहां पर। ओके ये इस तरह की शीट है। ओके मैं आपको बता दूं, ये शीट मैंने डाली हुई है, पूरी समरी शीट है ये। ओके समरी शीट, रिवीजन शीट है जो इसका की इसी के लिंक में अवेलेबल होगी मालिक। ओके ये वाला पॉइंट जिसके अंदर मैंने इस तरह से मार्किंग की है, तो मैं आपको बता दूं क्या है, किस तरह की मार्किंग है। दो तरह की मार्किंग, तीन तरह की मार्किंग है एक्चुअली। एक है एलडीआर, वो एलडीआर है तो वो क्वेश्चन एलडीआर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने कुछ सर्कल किए और सर्कल करके उनको लिंक किया, या तो लिंक नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ आगे पीछे पेज, तो प्लीज डू अंडरस्टैंड। यानी ये तीन क्वेश्चन में से, अभी जैसे एग्जांपल ये तीन, देखो बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ सीजीआई जीआईटी, ये तीन में से एक आने की पूरी संभावना है। दिस इज हाउ आई हैव लिंक्ड विथ मल्टीपल क्वेश्चन, जहां पर तीन को आप अच्छे से ध्यान रखो, तीन में से एक कंपलसरी आने की संभावना है, कंफर्म आने की संभावना है। और तीसरा ऑपरेट, एक तो ये होगा ओके, एक वो एलडीआर वाला मार्क किया होगा, और एक मैंने लिखा होगा कहीं पर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू मतलब वो देखो जेनरिक एमसीक्यू तो सब में से आ सकता है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन ऐसे जिसमें बहुत अच्छे से आपको एमसीक्यू को ध्यान में रखना होगा। तो दो तीन क्वेश्चन ही है मेरे को जो जहां पर लगेगा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो मैंने दो तीन पॉइंट को वहां पर हाईलाइट कर दिया, वो एमसीक्यू के लिए। तो इस तीन तरह से मैंने ये शीट अपडेट कर दी है। ओके एंड दिस एलडीआर इज फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। ओके ये नवंबर 20 एग्जामिनेशन। ओके ये पॉइंट ध्यान में रखना मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? So this is with respect to your lecture for ISCA. Okay, 2-3 things I'll just update you. First of all, बहुत YouTube के वीडियोस एंड मल्टीपल चीजें आके आप खुद कंफ्यूज हो गए हो कि एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई मेरे मालिक ओके पहले एक चीज दिमाग में रख लेना, कोविड 2-3 साल तो नहीं जाता भाई। ओके तो आप बोलोगे वैक्सीन आ जाएगी, ओके पहले रिसर्च कर ले अच्छे से, तू डॉक्टर नहीं है इसलिए तेरे को नहीं मालूम है। ओके सर आपको कैसे मालूम है? बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत सारे जन तोड़ डॉक्टर है, तो तोड़ डॉक्टर है तो इसलिए तोड़ आइडिया है मालिक, ये प्लीज समझिए। इट विल टेक ए टाइम, और अगर वैक्सीन आ भी गई तो वैक्सीन वो ट्रायल एंड एरर होगी, यानी तेरे बॉडी पे दिया जाएगा वैक्सीन, बोले वैक्सीन है, और देखेंगे अगर कुछ हुआ तो वो नोट करेंगे कि तेरे को कुछ हुआ, उसके बाद नोट करके आगे फ्यूचर में कुछ दूसरे को ना हो ये होगा। इसका मतलब तो मतलब लगने के बाद कुछ हो गया तो कौन लेना देना यार। तो वैक्सीन आने को टाइम, टेस्ट होने तो बहुत ये टाइम जाएगा, तो कोरोना तो जाने वाला इतने जल्दी नहीं है। तो मालिक ओके तो यू कांट वेट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर 2 years and 3 years. I know, okay, everybody, the thing is clear कि भाई यार adequate safety measures are there. Now, what is the safety measures? Can anybody explain? मतलब safety measures एकदम सबसे important safety measures क्या मालूम है आपके पास है यार, किसी और के पास नहीं है। मेरे को कोविड होने के बाद मुझे समझा कि जितनी चीजें क्या क्या हुई। Okay, the mask and hand sanitizer, these are the two things, and social distancing we need to maintain. अब social distancing यार आप मुंबई में आओ यार, देखो यार, आप तुम देखो यार, मेरे को खाली एक चीज बताओ, everybody staying anywhere across India, मेरे को बताओ कहां पर तुम्हारा लॉकडाउन जैसा सिनारियो है? कहां पर तुम मेरे को बताओ, बाहर निकलो यार तुम, मेरे को बताओ कहां पर तुमको ऐसा लग रहा है नहीं यार सर ये चालू नहीं हुआ, ये कुछ ठीक है, ट्रेन वेन रेलवे इतना चालू नहीं हुआ, लेकिन मेरे को बताओ पब्लिक का क्या सीन है यार। Okay, this is how we are starting to live with it. Even my family members में बहुत सारे जन में everyone started to live with it यार, and we need to understand, we need to live with it. मैं नहीं बोल रहा कोविड लेके आओ, अरे भाई पर मेंटेन करो ना। ओके तो भाई यार एग्जामिनेशन के पॉइंट पे तो पंचायती वीडियो मत देखो, तो ओके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तू सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर, वो है अपनी पढ़ाई। सर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगता, पढ़ाई में माइंड नहीं लगता, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे क्या मजा कर रहा है यार। ओके हर जन के लिए ऐसा हो रहा है यार। ओके क्या मजा कर रहा है, मतलब पढ़ाई तेरे को करनी है यार, किसी और को नहीं करनी है। तू आज के वेब सीरीज जैसा मत बन यार, मूवीज देखता था एक टाइम पे, तू वेब सीरीज की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गया अपनी लाइफ में। वेब सीरीज यार आधा घंटा हुआ नहीं कि अगले आधे घंटे बाद वापस एक वेब सीरीज को देखने में। ओके अरे भाई यार पेशेंस नाम की एक चीज होती है। अभी अगर मिर्जापुर कुछ आया या भाई यार हर्षद मेहता का किस्सा आया होगा, मैं बोल रहा हूं मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने उसको 1-2 दिन में उड़ा दिया होगा यार, पूरा ऐसे हर रोज का एक एपिसोड देखा होगा, ऐसा होगा ही नहीं। यानी तुम कितनी बड़ी पिक्चर देख रहे हो लेकिन कैसे शॉर्ट में अपडेट कर रहे हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन फोकस ऑन योर पढ़ाई ऑल्सो यार, फोकस करो यार। अरे भाई 2 साल के बाद की बात करते हैं, 2 साल के बाद 10 लाख, ओके 10 लाख से आगे अमाउंट, या 2 साल के बाद वापस तू बैठा हुआ है सीए फाइनल एग्जामिनेशन दे रहा है, उसके छोड़ रहा है दूसरा कुछ धंधा कर रहा है, भजिया पाओ लारी। ओके डेफिनेटली वो कमा तोड़ रहे हैं। ओके देखा जाएगा तो अभी सब्जी वाला तोड़ कमा रहा है, तो क्या सब्जी बेचना चालू करेगा क्या तू? ये नहीं होएगा यार। इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम, इट्स अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेस्टीज वी गेट फ्रॉम गेटिंग दिस कोर्स यार, एंड फोकस ऑन दैट यार। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट मैसेज करते हैं, एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज करता है कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कैंसल। अरे मैं बोला पागल झंडे क्या तू, दिमाग खराब कर रहा है क्या? ओके व्हाट यू आर टॉकिंग,
अरे इट्स ऑलरेडी कैंसल्ड, इट्स ऑलरेडी 6 मंथ डिले। what not you want to, क्या मजाक कर रहे हो यार? यू आर भाई हो गया, लॉकडाउन का टाइम था, मोदी जी ने समझा दिया। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, रहना सीखो। मैं नहीं बोल रहा हूं जाके गले मिलो, अरे ओ एग्जामिनेशन सेंटर में गले हो, ओ मेरे दोस्त, ऐसा मत करो भाई। सोशल डिस्टेंसिंग करो ना, मेंटेन करो पर करो यार, फोकस करो यार। बॉस अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, तोड़ काम करो। और है ना, फालतू में इस पंचायती के लिए कमेंट मत करो इधर। ओके, कमेंट करना है ना, इसका रिलेटेड कुछ है तो कमेंट करना, फालतू टाइम पास मत करना इधर। ओके, मैं कुछ रहा ना, मैं बहुत बड़बड़ कर देता हूं फिर मैं। ओके, फालतू में मतलब वो कुछ और हो जाएगा। ओके, तो मेरे साथ वो मत करना। मेरे को कोई लेना देना नहीं, तेरी पर्सनल लाइफ है, तुझे जो करना है कर। नहीं जा भाई, मून पे जाके रहे यार, मार्स पे जाके रहे। मेरा दिमाग मत खराब करना वो पंचायती कमेंट करके इधर। ओके, कुछ इसका के रिलेटेड है कमेंट करो, मेरे को मैसेज करो, मेरे को व्हाट्सएप करो। ओके, नहीं हुआ तो टेलीग्राम पे भी हो, टेलीग्राम पे अपडेट करो मालिक। ओके, एवरीबडी ऑल द बेस्ट। ओके, डू योर हार्ड वर्क एंड तोड़ काम करो। एंड ओके, मेरे ख्याल से लेक्चर से, आरटीपी के लेक्चर से कुछ फायदा हो और कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत बैठे होंगे, तो तोड़ मालिक। ओके, टेक केयर।